नमस्कार। मेरे इस नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। कई सुझाव आए हैं कि जो मैं वीडियो 15 मिनट 16 मिनट का बनाता हूँ, तो लोगों का कहना है कि आप किसी चैप्टर को अगर शुरू कर रहे हैं तो उसको पूरा समाप्त करें। मेरी ये सोच थी कि वीडियो बहुत लंबा ना हो, जिससे ये उबाऊ ना हो जाए, रोचकता बनी रहे। लेकिन बहुत से विद्यार्थियों ने यह मांग की है कि यदि जैसे मैं कोई टॉपिक उठा रहा हूँ तो उसको पार्ट वाइज ना करूँ, कम से कम उसको समाप्त कर दूँ। तो फिर मैं प्रयास करता हूँ कि आपके सुझावों पर अमल करूँ, और इसी कड़ी में आज मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर में इतिहास विषय में प्रथम प्रश्न पत्र में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करूंगा। और मेरा यह प्रयास रहेगा कि आज अगर इस वीडियो को आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं तो इसमें ज़्यादातर पोर्शन को मैं कवर कर सकूं, जिससे एक ही वीडियो में आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान सकें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हड़प्पा सभ्यता। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में सिंधु घाटी या हड़प्पा की सभ्यता एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण तक हमें इस सभ्यता की कोई जानकारी नहीं थी। विद्वानों की धारणा थी कि प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का प्रारंभ आर्यों की सभ्यता से होता है। परंतु जब हम इस सभ्यता के बारे में जाने तो विद्वानों की यह मान्यता समाप्त हो गई। हड़प्पा संस्कृति की हमारी जानकारी एकमात्र पुरातात्विक प्रमाणों पर ही आधारित है। इस काल में कोई भी साहित्यिक सामग्री हमें उपलब्ध नहीं है। आज हम हड़प्पा संस्कृति का जो स्वरूप देखते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करने में बहुत लंबा समय और परिश्रम लगा है। 1875 ईस्वी में प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री अलेक्जेंडर कनिंघम की दृष्टि हड़प्पा के पुरातात्विक अवशेषों की तरफ आकृष्ट हुई। यहाँ से उन्हें एक लिपिबद्ध मुहर भी प्राप्त हुई थी। यद्यपि वो किस भाषा में लिखी गई थी वह अज्ञात थी। पुराने भवनों के अवशेष भी जहाँ तहाँ बिखरे पड़े मिले थे, जिसके आधार पर कनिंघम महोदय को इस बात का आभास हुआ कि यहाँ कोई प्राचीन नगर हो सकता है। यद्यपि उनके बाद भी बहुत समय तक यह स्थल उपेक्षित रहा और किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। 1921 में सर जॉन मार्शल, जो तत्कालीन पुरातत्व निर्देशक थे, उनके एक सहयोगी थे जिनका नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। उन्होंने ही सबसे पहली बार हड़प्पा की खुदाई कर इसे भूत के गर्भ से बाहर निकाला। इसके बाद राखाल दास बनर्जी, N.G. मजुमदार, M.S. वत्स इत्यादि अनेक विद्वानों ने या पुरातत्ववेताओं ने हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और इस संस्कृति से संबद्ध अनेक स्थलों पर खुदाई करके महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त की। अब जब हम हड़प्पा संस्कृति के प्रसार और इसकी भौगोलिक सीमा को देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसके दो प्रमुख स्थल थे। एक हड़प्पा, जो कि आज के पश्चिमी पंजाब, जो कि पाकिस्तान के मुल्तान ज़िले में स्थित है, तथा दूसरा मोहनजोदाड़ो। इसे एक नाम मृतकों का टीला भी कहा जाता है, जो पाकिस्तान के लड़काना ज़िला सिंध प्रांत में स्थित है।
परंतु अनेक वर्षों में विभिन्न स्थलों पर किए गए खुदाइयों से इस सभ्यता के विस्तार की भी जानकारी मिली है। इस सभ्यता से संबद्ध स्थल हमें बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, सौराष्ट्र में, काठियावाड़ में तथा गंगा घाटी में भी मिले हैं। एक तरह से कहा जाए तो इस समस्या का विस्तार उत्तर से दक्षिण करीब 1100 किलोमीटर तक तथा पश्चिम से पूर्व 1600 किलोमीटर तक था। यह संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार है। यह विस्तार उत्तर में जम्मू से दक्षिण में नर्मदा नदी तक तथा पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से उत्तर पूर्व में मेरठ या सहारनपुर जिले तक विस्तृत था। इससे इस सभ्यता के विस्तार का हमें पता चलता है। जहाँ तक हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख स्थलों की बात है तो इसमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बारे में तो हम जानते हैं कि हड़प्पा यह स्थान मुल्तान जो कि पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे है। सबसे पहले इसी स्थल की खुदाई हुई थी। यहाँ की खुदाई से नगर निर्माण योजना तथा अन्य पहलुओं के विषय में जानकारी मिलती है। मोहनजोदड़ो जो कि मृतकों का टीला है, यह स्थान भी पाकिस्तान के लड़काना सिंध जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर बसा हुआ था। हड़प्पा से इसकी दूरी 483 किलोमीटर की मानी जाती है और सिंधु नदी के द्वारा यह हड़प्पा से जुड़ा हुआ था। यहाँ का सबसे प्रमुख भवन विशाल स्नानागार है। यहाँ के अन्नागार और अन्य भवनों के भी अवशेष पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त लोथल, यह भी हड़प्पा संस्कृति का एक प्रमुख स्थल माना जाता है। यह बंदरगाह स्थल भी है। यह गुजरात में खंबात की खाड़ी के समीप स्थित है। इस स्थल की खुदाई श्री S.R. राव ने करवाई थी। इसी तरह कालीबंगा भी हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। यह स्थान राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। यह प्राचीन शहर सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। कुछ विद्वानों का अनुमान था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरह कालीबंगा भी सिंधु साम्राज्य की तीसरी राजधानी थी। यहाँ की प्रमुख विशेषता लकड़ी से बनी नालियों के अवशेष हैं जो किसी अन्य जगह नहीं पाए जाते। इसके अतिरिक्त रोपड़ जो कि आधुनिक भारत के पंजाब में शिवालिक पहाड़ी की तराई में है, यह स्थल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन, अन्य प्रकार के आभूषण, तांबे की कुल्हाड़ी एवं एक मोहर मिली है। इसी तरह एक अन्य प्रमुख नगर आलमगीरपुर है। यह उत्तर प्रदेश का पहला स्थल है जहाँ से हड़प्पा कालीन अवशेष प्रकाश में आए हैं। यह स्थान मेरठ के निकट हिंडन नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है उसके तट पर स्थित है। इसके अलावा बडगांव, अंबरखेड़ी, रंगपुर, मालवड़ इत्यादि भी प्रमुख हड़प्पा कालीन नगर हैं। इस तरह हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से जुड़े बहुत से नगर हमें खुदाई के अवशेषों के रूप में मिले हैं और इसी के आधार पर यह सभ्यता सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। अनेक विद्वान हड़प्पा संस्कृति का उद्भव एवं क्रमिक विकास भारत में ही मानते हैं।
यहाँ तक कि इनका यह भी मानना है कि हड़प्पा संस्कृति का उद्भव एवं विकास एक पेचीदा और विवादास्पद प्रश्न भी है। उपलब्ध सबूतों के आधार पर इस प्रश्न का निश्चित और प्रामाणिक उत्तर देना संभव प्रतीत नहीं होता है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण की भी समस्या दिखाई देती है। विभिन्न विद्वानों ने इस सभ्यता के लिए भिन्न भिन्न तिथियां बताई हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एच हेरास ने नक्षत्रीय आधार पर इसका काल 5600 ईसा पूर्व माना है। वहीं प्रारंभिक खुदाइयों और मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ विद्वानों ने यह विचार व्यक्त किया कि इस सभ्यता का विकास 3250 से 2750 ईसा पूर्व के मध्य हुआ। मार्शल का अनुमान था कि सिंधु सभ्यता का विकास 3वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में हुआ। इस तरह हम देखते हैं कि काल निर्धारण की समस्या विद्वानों के विचारों से दिखाई देती है। अब यहाँ यह भी विचार करना आवश्यक है कि वास्तव में हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इस काल में अनेक नगरों का उदय हुआ। ये नगर उद्योग धंधों तथा व्यापार के केंद्र थे। यहाँ तक कि ये प्रशासनिक केंद्र भी थे। ये नगर कांस्ययुगीन नगर भी कहे जाते थे, क्योंकि इस समय तक धातुओं का प्रयोग प्रारंभ हो चुका था। यद्यपि पत्थर का औजार भी घरेलू सामान के रूप में और व्यवहार में होता था। इस सभ्यता को हम धातु प्रस्तर युग की सभ्यता भी कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की एक बहुत बड़ी विशेषता यह भी थी कि यह मूलतः शांतिमूलक सभ्यता थी। राज्य में शांति और सुव्यवस्था थी। यही कारण है कि हमें उद्योग धंधों एवं घरेलू प्रयोग में आने वाले औजार और उपकरण तो खुदाई में बहुसंख्या में मिले, परंतु युद्ध एवं हिंसा वाले अस्त्र शस्त्रों की संख्या न के बराबर थी। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इस सभ्यता के निवासी युद्ध या बाह्य आक्रमणों से अपने को बिल्कुल अलग मानते थे। इन्होंने सुरक्षा के लिए दुर्गों की घेराबंदी की थी, उन पर रक्षकों के लिए बुर्जियाँ बनाई थी। तांबे एवं कांसे के भाले, छुरा, छोटी तलवार, कुल्हाड़ी इत्यादि भी खुदाइयों में प्राप्त हुई। जब हम हड़प्पा सभ्यता के प्रशासनिक स्वरूप की बात करते हैं तो प्रशासनिक स्वरूप में हम देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति से संबद्ध विभिन्न स्थलों पर एक जैसी नगर निर्माण योजना, एक ही तरह की लिपि, माप तौल के साधनों का प्रयोग, मोहरों का चलन इत्यादि को ध्यान में रखने से ऐसा दिखाई देता है कि हड़प्पा युगीन समस्त नगर एक प्रशासनिक सूत्र में बंधे हुए थे। परंतु इसका प्रशासनिक स्वरूप क्या था, यह निश्चय करना अत्यंत ही कठिन है। एक पाश्चात्य विद्वान हंटर का मानना था कि सिंधु घाटी की प्रशासनिक व्यवस्था जनतांत्रिक पद्धति पर आधारित थी। मैके महोदय का भी यही विचार है। रूसी विद्वान वी स्ट्रे एवं जर्मन विद्वान वाल्टर रूबेन हड़प्पा सभ्यता को गुलामों पर आधारित सभ्यता मानते थे, परंतु उनके इस मत को पुष्ट करने वाले स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जब हम नगर निर्माण योजना को देखते हैं तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि नगरों में नगर पालिका जैसी कोई संस्था थी।
जो भवन निर्माण, नगर योजना, नगरों की स्वच्छता इत्यादि को बनाए रखने का कार्य करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में हम सत्ता का विकेंद्रीकरण भी देखते हैं, जहां एक और मिस्र में सत्ता वहां के राजा फराओ के हाथों में केंद्रित थी, जो राजधानी से शासन किया करता था। परंतु सिंधु सभ्यता में सुमेर के समान विभिन्न नगरों में सत्ता विकेंद्रित थी। यहाँ तक कि संभावित राजधानियों की अगर बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त कालीबंगा को भी सैंधव साम्राज्य की राजधानी माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की भी कुछ चर्चा कर लेनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो आर्थिक जीवन था वह मूलतः कृषि पर, पशुपालन पर, विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों पर आधारित था। किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करते थे और इसी आधार पर वो अन्य लोगों को अनाज बेचने का भी काम करते थे। कृषि, पशुपालन, शिल्प एवं व्यवसाय, धातुगिरी, पत्थर का काम, बढ़ईगिरी, वस्त्र उद्योग, मुहर बनाना, व्यापार वाणिज्य इत्यादि यहाँ के प्रमुख व्यवसाय थे। यहाँ तक कि माप तौल की प्रणाली भी निकाली गई थी। खुदाइयों के दौरान पत्थर के बने बाट बटकरे बहुत अधिक संख्या में मिले हैं। ये विभिन्न आकार, प्रकार और वजन वाले हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह दिखाई देती है कि विभिन्न स्थलों से प्राप्त होने पर भी इन बाट बटकरों में एकरूपता देखने को मिली है। इस प्रकार सिंधु सभ्यता में आर्थिक जीवन का समुचित विकास हुआ था। अब हम सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन पर भी कुछ चर्चा कर लें। सिंधु सभ्यता में खुदाइयों के आधार पर हम तात्कालीन सामाजिक जीवन की एक संक्षिप्त रूपरेखा तो प्रस्तुत कर सकते हैं। सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन की पहली इकाई परिवार थी। परिवार संयुक्त होते थे या एकात्मक, इस विषय में कोई स्पष्ट जानकारी तो नहीं है, परंतु बड़े आवासीय मकानों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि बड़े परिवारों में अनेक व्यक्ति रहते होंगे। परिवार पितृसत्तात्मक थे या मातृसत्तात्मक, इस संबंध में भी हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का परिवार मातृसत्तात्मक था, क्योंकि खुदाइयों से प्राप्त बड़ी संख्या में स्त्री मूर्तियों को देखकर यह संभावना बनती है। संभवतः परिवार रक्त संबंधों पर आधारित थे। पारिवारिक संस्कारों तथा विवाह संस्कारों के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। जहाँ तक सामाजिक वर्गीकरण की बात है तो सिंधु घाटी का समाज कितने वर्गों में विभाजित था, इसकी भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। यह माना जाता है कि समाज मुख्यतः 4 वर्गों में विभक्त था। एक वर्ग था शासक का, दूसरा था धनी या कुलीन वर्ग, तीसरा मध्यम वर्ग था तथा चौथा निम्न वर्ग। शासकों के रहने के लिए दुर्ग बनाए जाते थे। धनी या कुलीन वर्ग के मकान बड़े तथा आरामदायक थे। मध्यम वर्ग के निवास अपेक्षाकृत कुछ छोटे थे और निम्न वर्ग बैरक्स समान मकानों या झोपड़ियों में रहता था। कुलीन वर्ग में पुजारी, व्यापारी, योद्धा या सैनिक अधिकारियों को रख सकते हैं। मध्यम वर्ग में हम कृषक, छोटे व्यापारी, कारीगर, लिपिक
इत्यादि को रख सकते हैं। जो निम्न वर्ग था उसमें उसे हम श्रमजीवी मजदूरों और गुलामों के रूप में देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता में उच्च वर्ग का जीवन सुखी एवं संपन्न था, परंतु गुलामों की अवस्था संतोषजनक नहीं रही होगी, यह दिखाई देता है। जहाँ तक रहन सहन के स्तर की बात है तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग खाने पीने और वस्त्र आभूषण के शौकीन थे। वे शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी। गेहूं और जौ उनके प्रमुख भोज्य पदार्थ थे। कुछ क्षेत्रों में चावल भी प्रचलित था। इसके अलावा फल, सब्जियां, दूध इत्यादि का भी प्रयोग करते थे। खाना बनाने के लिए मिट्टी, पत्थर तथा धातु के बर्तनों का प्रयोग होता था। घरों में लकड़ी के फर्नीचर भी दिखाई दिए हैं और रोशनी के लिए संभवतः चर्बी युक्त दीपक या लैंप जलाए जाते थे। कपड़ों में ऊनी एवं सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग होता था। पुरुष ऊपरी कपड़े को चादर की तरह ओढ़ते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी या पुजारी की मूर्ति चादर ओढ़े हुए है। कमर के नीचे पुरुष धोतीनुमा वस्त्र पहनते थे। स्त्रियां कमर में घाघरा, जो कि स्कर्ट की तरह होता है, उस तरीके का वस्त्र पहनती थी। वे सिर पर एक विशेष प्रकार का वस्त्र धारण करती थी जो पंखे की तरह उठा रहता था। वस्त्र रंगीन भी होते थे, सादे भी होते थे। वस्त्रों की सिलाई भी की जाती थी। यहाँ तक कि पुरुष एवं स्त्री दोनों ही आभूषण पहनने के भी शौकीन थे। गरीब मिट्टी, घोंगे, हड्डी या कांसे के आभूषण पहनते थे, परंतु धनी वर्ग के व्यक्ति सोने, चांदी, हाथी दांत एवं अन्य बहुमूल्य पत्थरों के आभूषण पहनते थे। गहनों में प्रमुख रूप से हार, कंगन, नथुनी, पाजेब, बाली, अंगूठियाँ इत्यादि दिखाई देती थी। यहाँ तक कि स्त्रियां बालों में पिन भी लगाती थी। वे चूड़ियाँ भी पहनती थी। ताबीज भी आभूषण के रूप में पहने जाते थे। स्त्री पुरुष अपने बाल विभिन्न रूप से संवारा करते थे। कुछ पुरुष दाढ़ी मूछ रखते थे तो कुछ अपना चेहरा साफ रखते थे। पुरुष भी लंबे बाल रखते थे। स्त्रियां लंबे बाल रखती थी। जूड़ा चोटी बांधने की शौकीन थी। यहाँ तक कि पुरुष कभी कभी अपने सिर के बाल भी उस तरह की मदद से पूरा साफ कर लिया करते थे। बालों को संवारने के लिए दर्पण एवं कंघी का भी प्रयोग होता था। खुदाई के दौरान तांबे के दर्पण एवं हाथी दांत की कंघियाँ भी मिली हुई हैं। सिंधु सभ्यता के निवासी मनोरंजन को भी समुचित महत्व देते थे। उनके मनोरंजन के विभिन्न साधन थे, जैसे जानवरों का शिकार करना, मछली पकड़ना, पक्षियों को फंसाना इत्यादि। यहाँ तक कि पशुओं को आपस में लड़वाने का भी कार्य होता था। कुछ मोहरों पर हमें वाद्य यंत्रों के भी चित्र अंकित मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि उनकी संगीत में भी रुचि थी। इसी प्रकार नर्तक एवं नर्तकियों की मूर्तियों को देखने से यह भी आभास होता है कि नृत्य के प्रति भी वे लोग आसक्त थे। मनोरंजन के अन्य साधनों में पासे या चौपड़ का खेल भी बहुत ज़्यादा प्रचलित था। हड़प्पा या मोहनजोदड़ो में ऐसे पासे मिले हैं। शतरंजनुमा खेल भी गोटियों की मदद से खेला जाता था। बच्चों के मनोरंजन के लिए खिलौने भी मिले हैं। मिट्टी के बने असंख्य खिलौने खुदाइयों के दौरान प्राप्त हुए हैं। जहाँ तक अंतिम संस्कार की बात है तो सिंधु सभ्यता के निवासियों की शव विसर्जन प्रणाली पर भी खुदाइयों से कुछ प्रकाश दिखाई देता है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वे 3 प्रकार से अपने मृतकों का संस्कार करते थे।
पहली विधि थी पूर्ण समाधिकरण की प्रथा। इस प्रथा के अनुसार शव को जमीन में दफना दिया जाता था और मृतकों के साथ उनके प्रयोग की आवश्यक वस्तुएं भी रख दी जाती थी। दूसरा था आंशिक समाधिकरण। इस विधि में शव को कुछ समय तक किसी खुले स्थान पर रख दिया जाता था। पशु पक्षियों के खाने के बाद जो बचा हुआ मृतक शरीर था उसे दफना दिया जाता था। और तीसरा था दाह संस्कार। इस व्यवस्था के अनुसार शव को आग के सुपुर्द कर दिया जाता था और उसकी राख को पात्रों में भरकर कभी कभी दफना भी दिया जाता था। अंतिम संस्कार की ये तीनों प्रणालियां सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी, परंतु यह निश्चित करना बड़ा कठिन है कि किस वर्ग में किस प्रकार की प्रथा प्रचलित थी। यद्यपि कुछ लोग मृतकों का नदियों में प्रवाह भी करते होंगे, लेकिन इस पर निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक विश्वास एवं देवी देवताओं के ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। सिंधु सभ्यता वाले प्राचीन विश्व की अन्य सभ्यताओं के समान बहुदेववादी और प्रकृति पूजक थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा अन्य स्थानों से मिट्टी की मूर्तियां बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त हुई है। उन्हें पृथ्वी या मातृ देवी का प्रतीक माना गया है। इसी प्रकार सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता शिव थे। विभिन्न रूपों में इनकी मूर्तियां एवं चित्र देखने को मिले हैं। इनमें सबसे प्रमुख योगी की मुद्रा में बैठे हुए त्रिमूर्ति का चित्र है। एक मोहर पर 3 मुख और 2 सींग वाले योगी की मुद्रा अंकित है। वे पालथी मारकर बैठे हुए हैं। उनके चारों तरफ क्रमशः हाथी, बाघ, गैंडा तथा भैंस खड़े हैं। योगी के आसन के नीचे 2 मृगों की आकृतियां हैं। ये जानवर देवता के वाहन के रूप में रहे होंगे। इस मूर्ति को पुरातत्व शास्त्री योगीश्वर एवं पशुपत शिव की ही मूर्ति मानते हैं। शिव की उपासना के प्रमाण अन्य साक्ष्यों के रूप में भी मिले हैं। इसमें शिव के नारी रूप, नागधारी रूप, धनुर्धर रूप एवं नर्तक रूप का भी चित्रण किया गया है। इसके आधार पर पुरातत्व वेताओं का यह मानना था कि सिंधुवासी शिव के प्रारंभिक स्वरूप की पूजा करते थे तथा शिव उनके प्रमुख देवता थे। इसके अलावा शिव के अतिरिक्त सिंधुवासी प्रजनन अंगों, लिंग एवं योनि की भी पूजा करते थे। इसके द्वारा वे ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति के प्रति अपनी भक्ति की भावना प्रकट करते थे। यहाँ यह भी संभव है कि लिंग पूजा का संबंध शिव पूजा से रहा हो। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से बड़ी संख्या में पत्थर, चीनी मिट्टी तथा सीप के बने लिंग मिले हैं। लिंग छोटे और बड़े दोनों आकारों में पाए गए हैं। बड़े लिंगों को किसी निश्चित स्थान पर प्रतिष्ठित कर पूजा जाता रहा होगा और छोटे लिंगों को ताबीज के रूप में साथ रखा जाता होगा। ऐसा माना जाता होगा कि इनसे बुरी शक्तियों से सुरक्षा होती होगी। पत्थर की बनी योनियां भी मिली है जिनकी पूजा होती थी। इन प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी संभवतः मूर्ति पूजा में भी विश्वास रखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी। कुछ वृक्षों की पूजा होती थी तथा कुछ को देवी देवताओं या इनके इष्टों का आवास मानकर उनकी पूजा की जाती थी। सिंधुवासी पशुओं एवं सर्पों की भी पूजा करते थे। इनकी पूजा डर से या इन्हें देवताओं का वाहन मानकर भी किया जाता था। खुदाई में प्राप्त मोहरों पर अनेक पशुओं के चित्र मिले हैं। कुछ पशुओं की मूर्तियां भी मिली हैं। यहाँ तक कि जल देवता या नदी की भी पूजा करने का प्रचलन था। सिंधु सभ्यता में पुरोहित
भी पाए गए, लेकिन स्पष्ट रूप से इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। यद्यपि यह माना जाता है कि पुरोहित समाज के प्रमुख व्यक्ति थे, परंतु सिंधु सभ्यता में उनकी स्थिति निश्चित करने में कठिनाई है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के धार्मिक रीति रिवाजों तथा पूजा पाठ की पद्धतियों के विषय में बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन खुदाई में जो सामान मिला है उससे देखने से यह पता चलता है कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि भी चढ़ाई जाती थी। धार्मिक अवसरों पर नृत्य ज्ञान की परिपाटी प्रचलित थी। जहाँ तक सिंधु सभ्यता में भाषा एवं लिपि की बात है, तो इस सभ्यता में भाषा एवं लिपि का भी विकास हुआ था। व्यापार का हिसाब किताब रखने के लिए संभवतः इसका विकास हुआ। खुदाइयों से असंख्य लिपिबद्ध मुहरे एवं ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। यद्यपि यह लिपि अब भी संतोषजनक रूप से एवं सर्वमान्य ढंग से पढ़ी नहीं जा सकी है। इसमें लगभग 400 चिन्ह थे। कुछ विद्वान सिंधु लिपि को ब्राह्मी, कुछ संस्कृत तो कुछ द्रविड़ भाषा पर आधारित मानते हैं। विदेशी विचारकों में एक फ्रांसीसी विद्वान बेड्रिच होजनी ने इसे हित्ती लिपि से संबद्ध माना है। अनेक रूसी विद्वानों ने कंप्यूटर की सहायता से इसे पढ़ने का प्रयास किया है। उनके अनुसार यह लिपि द्रविड़ भाषा के अधिक निकट थी। यद्यपि लिपि को पढ़ने का प्रयास अब भी जारी है, लेकिन अभी भी यह लिपि व्यापक रूप से पढ़ी नहीं जा सकी है। इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रमुख सभ्यता थी। यद्यपि अपने विकसित स्वरूप में करीब 600 वर्षों तक यह सभ्यता चलती रही और 1700 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता के पतन के लक्षण स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगते हैं। इस सभ्यता के जो दो प्रमुख नगर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उस समय तक नष्ट हो गए थे। दोनों केंद्रों में नगर निर्माण व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी। भवनों का निर्माण बिना किसी योजना के हो रहा था। यहाँ हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें मात्र किसी एक कारण का उल्लेख करना उचित नहीं है, बल्कि इसके पतन के बहुत से कारण रहे हैं, जैसे विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, बाढ़ का प्रकोप, जलधारा में परिवर्तन, बड़े पैमाने पर जल प्लावन, अग्नि का प्रकोप, महामारी का प्रकोप और बढ़ती जनसंख्या, प्रशासनिक शिथिलता, रूढ़िवादिता इत्यादि को भी सिंधु सभ्यता के पतन का कारण देखा जा सकता है। तो इस तरह आज हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता पे चर्चा की। सिंधु घाटी सभ्यता ने भारतीय सभ्यता को महत्वपूर्ण आयाम भी दिया। बाद की जो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति थी, उस पर सिंधु घाटी सभ्यता का अमिट प्रभाव पड़ा और सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता की नींव मानी जा सकती है। तो आज की यह चर्चा सिंधु घाटी सभ्यता पर थी और यह मेरे हिसाब से लगभग चैप्टर में मैंने अपनी पूरी बातों को कह दिया है। अगर और कोई सुझाव हो तो आप लोगों का सुझाव स्वागत योग्य है। मैं इसमें और सुधार करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।